हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए, एसएससी सीजीएल 2024 के ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके, जितनी भी शिफ्टों में आपका जो है एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे थे सारे मैंने एक जगह कंपाइल कर लिए हैं। 100 के करीब क्वेश्चन है वो। तो आज की क्लास में हम करेंगे 50 से 60 क्वेश्चन। ठीक है, इसको करेंगे प्रैक्टिस सेट की तरह। तो आप खुद से भी ट्राई करिए मेरे साथ क्वेश्चंस को लगाने का, और देखिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस मोड पे है। तो ट्राई करना है भाई आप लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा देखिए भाई, मैंने जो है हिस्ट्री के करवा दिए हैं जितने भी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में जो पूछे गए थे भाई। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पीडीएफ के लिए भाई देखिए, आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पीडीएफ, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट मैं कल दूंगा पीडीएफ आपको, दोनों क्लासेस को कंप्लीट होने के बाद, जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे 100 के 100। आज की क्लास में 50 के करीब क्वेश्चन करवाऊंगा, 50 से 60 क्वेश्चन, ठीक है। आने वाली क्लासेस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और देखिए 25 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी, जैसे सीजीएल में जो क्वेश्चंस आते हैं 25 का सेट, तो उनकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। 8 क्लासेज आ चुकी हैं, उसमें हमारा 1000 क्वेश्चन का टारगेट है। सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, और सारे क्वेश्चन देखिए ऑथेंटिक हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ मिलेंगे आपको। ठीक है, पीवाईक्यू की आप टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए, आप पढ़िए भाई। आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, ये जो मेहनत की जा रही है, क्वेश्चंस को छांटना, एक जगह लाना, सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट करना, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको, प्रैक्टिस भी होगी आपकी। तो पीवाईक्यू की आप टेंशन ना लें। इवन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और दूसरे जो एग्जाम होते हैं, स्टेट पीसीएस आरआरबी, जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं सबके मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा। एक भी पीवाईक्यू नहीं छूटेगा आपका। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, और कंटेंट भी एकदम बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और साथ में पीडीएफ भी मिलेगी भैया आपको विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो बच्चे सीजीएल 2025 का एग्जाम देने वाले हैं या फिर कोई दूसरा एग्जाम देंगे, तो उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन ये सीरीज इंपॉर्टेंट है भाई, पीवाई की जो सीरीज चल रही है, सारी क्लासेस को फटाफट देख लीजिए। आपको इतना बेनिफिट होगा एग्जाम में, आप जब जाओगे एग्जाम में तो आपको खुद कॉन्फिडेंट फील होगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो ज़रूर से, इसमें आपका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। तो देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। खुद से भी ट्राई करिए भाई, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है। और ये मैंने लिख रखा है इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सभी शिफ्ट हो गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2024 के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। तो जो ओजोन परत होती है किस प्रकार की किरणों को अवशोषित करती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगी हमारी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को भाई दिक्कत नहीं आएगी, ना हिंदी वालों को आएगी ना इंग्लिश वालों को। तो ये हमारे ऑप्शन है, ग्रीन रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ओजोन जो परत होती है, ओजोन जो लेयर होती है, वो किस तरह की जो किरणें होती हैं जिन्हें रोकती है वो, तो वो होती हैं भाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज होती हैं जिन्हें रोकती है वो। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है वो नहीं होता है भाई, ना विजिबल जो रेडिएशन होता है उसे नहीं रोकती है ओजोन लेयर। ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी गया, ग्रीन रेडिएशन नहीं भाई, इसे भी नहीं। तो यूवी रेज को रोकती है, ठीक है। और ये स्ट्रेटोस्फियर में होती है, जैसे ये अर्थ है, ये आपकी ट्रोपोस्फियर है, फिर इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर होगी, तो इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि यूवी रेज जो सन से आती हैं, सन की जो यूवी रेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये भाई हो गया हमारी जो है, जो स्किन कैंसर वगैरह ये कर देती हैं अगर यूवी रेज जो है अर्थ पर लोगों के स्किन पे पड़ जाएं, तो यूवी रेज की वजह से जो स्किन कैंसर होता है, ठीक है। तो स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉट लोकल विंड दैट फ्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर इज नोन एज। तो उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय गर्म हवा को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है लू, चिन्हूक, मैंगो सवर और पुरगा। तो नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है, ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। समर्स की बात कर रहा है, कौन सी विंड चलती हैं, तो लू विंड चलती हैं भाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
चिनूक कहाँ है? तो चिनूक ड्राई विंड है जो कि होती हैं यूएसए में, यूएसए कनाडा में। मैंगो सॉवर ये प्री मानसून सॉवर है, प्री मानसून सावर। तो बारिश जो मानसून आता है इंडिया में उससे पहले जो बारिश होती है अप्रैल मई में, तो ये होती है केरला और कर्नाटका में। इतना आपको ध्यान रखना है, मैंगो सावर जो होती है, ठीक है। और पुरगा जो है यूएसए वो रशिया में होती है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, टूंड्रा रीजन में होती है पुरगा जो विंड चलती हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, लू। तो ये है भाई हमारी लू, जो कि हॉट होती हैं, वार्म होती हैं, ड्राई विंड होती हैं, ब्लोज इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडियन समर्स, स्पेशली मई जून में चलती हैं ये। इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सफ़र फ्रॉम लू? तो लू से जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में लू चलती है? तो बताना है आपको किस राज्य में ज़्यादा चलती है। नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है तो, और समर की बात होती है तो कर्नाटक नहीं हो सकता भाई आपका, केरला नहीं हो सकता, असम नहीं हो सकता, राजस्थान ही है इसका आंसर, है ना भाई। यहाँ यहाँ नॉर्थ इंडिया में, तो इसको तो आप वैसे भी कर सकते हैं, असम इधर पड़ता है, कर्नाटक केरला यहाँ पड़ते हैं, तो भाई नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा चलती हैं लू, तो राजस्थान इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मंथ इज द कोल्डेस्ट इन नॉर्थ इंडिया? तो उत्तर भारत में सबसे ठंडे महीने कौन से होते हैं ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं, फरवरी टू मार्च, सितंबर टू अक्टूबर, और दिसंबर टू जनवरी, और अक्टूबर एंड नवंबर। तो देखिए भाई, अक्टूबर नवंबर में ठंड होती है बट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। दिसंबर जनवरी में हाँ ठंड पड़ती है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और सितंबर अक्टूबर में तो कम होती है, ये भी नहीं हो सकता। फरवरी मार्च में ठंड पड़ती है बट सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है दिसंबर और जनवरी में। तो मंथ्स की बात कर रहा है ये, कोल्डेस्ट मंथ नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है, तो दिसंबर जनवरी में होता है जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो विंटर इन नॉर्थ इंडिया पीक ड्यूरिंग द दिसंबर एंड जनवरी विद द टेम्परेचर ड्रॉपिंग टू नियर फ्रीजिंग इन सम एरियाज। तो नॉर्थ इंडिया में दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड होती है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, देख लो आप, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बहुत डीप ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो ईजिली आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई। तो ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2001 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन दैट इंडियन मैन माइग्रेट? तो भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार भारतीय पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण क्या है? भाई 2001 की जो जनगणना थी उसके अनुसार आपको बताना है जो भारतीय पुरुष हैं वो माइग्रेट किस लिए करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनके रीजंस बताने हैं। तो मेन रीजन बताना है उसका क्या है। एजुकेशन के लिए करते होंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेन रीजन क्या है? वर्क और एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से जो इंडियन मैन है वो माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो वर्क और एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, काम और रोजगार की तलाश में, शिक्षा के लिए करते हैं बट इतने नहीं करते हैं भाई, ये कोई मेन रीजन नहीं है शिक्षा। मैरिज के लिए तो वुमेन करती हैं भाई माइग्रेट। बिजनेस व्यापार के लिए हो सकता है बट सबसे ज़्यादा वर्क और एम्प्लॉयमेंट, एक ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो, ठीक है। तो 2001 के अनुसार जो है, जो 2001 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है इंडियन मैन माइग्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अपना। द आउटर मोस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज? तो पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर भाई। देखिए ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, और ये होता है क्रस्ट भाई इसके ऊपर, ठीक है। ये है इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल और ऊपर क्रस्ट। इसी में एस्थेनोस्फीयर होती है और इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, टोटल लिथोस्फीयर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये अर्थ का। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा होता है? तो क्रस्ट सबसे ऊपर होता है भाई, बाहरी हिस्सा जो होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोर सबसे अंदर होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है कोर होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, मेंटल ये वाला हिस्सा है भाई। तो वॉल्केनो तो भाई अंदर से निकलते हैं, तो सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है वो है ऑप्शन बी। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, क्रस्ट इसका आंसर है ऑप्शन बी। द अर्थ क्रस्ट इज द सॉलिड आउटर लेयर वेयर वी लीव।
यह सबसे पतली परत होती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी पर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, और ओशनिक क्रस्ट, जो ओशन होते हैं वो उसको ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं, जो ओशन जिस पे होता है, और जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं जैसे कि अर्थ कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं ये होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयस। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती हैं, ये आपको बताना है। तो भाई आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, ट्राई करिए इसका आंसर, अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसे नोट कर लीजिए। बाकी आप ठीक है यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर के 7 आंसर देना है और लास्ट में आपको स्कोर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन सारे आपके वही हैं जो 24 में पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, इस बात को आप ध्यान रख लें, और ऑथेंटिक आंसर मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सारे काम हो रहे हैं। तो जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है वो कौन सी रिवर है डियर लर्नर्स, ये आपको बताना है। तो गोदावरी नहीं होती भाई, गोदावरी जो है पेनिनसुलर रिवर है, तापी भी नहीं होती है, और नर्मदा ये भी नहीं होती है, तो गंगा रिवर है जो ओरिजिनेट होती है हिमालय से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आप तो वैसे ही निकाल सकते हैं भाई इन्हें एलिमिनेट करके, ये पेनिनसुलर रिवर है, तापी भी पेनिनसुलर रिवर है, नर्मदा रिवर ये कुछ ऐसे जो यहाँ ये वाला हिस्सा है ना, ये गुजरात वाला, तो तापी भी इधर बहती है, और नर्मदा ऊपर बहती है, ये नर्मदा, ये ताप्ती भी ऐसे बहती है। ठीक है, गोदावरी इधर की तरफ बहती है, लेकिन ये वही नॉर्थ हिमालय से थोड़ी ना निकलती हैं, तो गंगा ही निकलती है ऊपर से हिमालय से, उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर से, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रयाग भी बनाती है, पंच प्रयाग जो बनाती है गंगा रिवर्स, कई रिवर्स से मिलके, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, गंगा रिवर है इसका आंसर। तो गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय से, भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट लेस ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम है। तो सबसे कम जो है रेल परिवहन है, जो इन राज्य जो आपके दिए गए हैं ऑप्शंस में से, ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो कम है, तो किस राज्य में है। तो ये आपकी कॉमन सेंस से हो सकता है भाई, आपको अगर मैप के बारे में पता है, अगर नहीं पता तो मैपिंग देख लें भाई, थोड़ी मैप को हर आधे घंटे देखें, मतलब डेली देखें आधे घंटे के लिए ज़रूर से, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल मैप जो है। हरियाणा में ट्रेन सही है भाई, ऐसे कोई पहाड़ वहाड़ी नहीं है, पहाड़ी वहाड़ी की बात कर रहा है ये, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात कर रहा है ना। बिहार में भी ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी प्लेन एरियाज हैं, तो वही सिक्किम की बात है, तो सिक्किम इसका आंसर है, क्योंकि वहाँ पे जो ज्योग्राफिकल टेरेन है वो थोड़ी कंडीशंस रेल ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, इसलिए रेल जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे थोड़ा कम है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए सिक्किम। हिली ट्रेन्स है वहाँ पे, लैक ऑफ प्लेन्स हैं, लैंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू डेवलप रेलवे इन सिक्किम। तो सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ अब तक रेलवे नहीं पहुँचा है 2021 तक, बट अब पहुँच गया है, हिली ट्रेन है, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन है, तो भाई टाइम तो लगता है ना। तो ये तो प्लेन एरियाज में ये और ये, तो इन्होंने यही पूछा है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर कॉन्फ्लुएंस एट। तो भागीरथी और अलकनंदा जो नदियों का संगम है कहाँ मिलता है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जोशीमठ, यहाँ पे नहीं मिलता, हरिद्वार नहीं, और करण प्रयाग नहीं, देव प्रयाग में मिलता है, ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो उत्तराखंड में है ये जो है देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पे मिलती हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देव प्रयाग में टू रिवर्स मर्ज टू फॉर्म द गंगा, यहाँ पे गंगा बनाती हैं, इस गंगा नदी की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है, तो गंगा नदी यहाँ से देव प्रयाग से ही जो है गंगा मानी जाती है, इनका नाम गंगा पड़ जाता है। तो भागीरथी अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, तो देव प्रयाग में मिलती हैं। ठीक है भाई, तो इतना आपको पता होना चाहिए डियर लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप मेरे साथ साथ लगाइए भाई, ऐसा नहीं है बस आप सुन ले और बस आराम से पॉपकॉर्न खा रहे हैं और लेटे हुए लेक्चर को देख रहे हैं, भाई आप कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल है मस्ती में मूवी चल रही हो जैसे, नहीं भाई, आप जब तक कॉपी पेन नहीं लेंगे हाथ में तो देख लीजिए, फिर मेहनत अच्छी नहीं है, फिर आप सोचेंगे कि बस एग्ज़ाम भी मेरा कोई कर ले, तो इतनी डिसिप्लिन होना चाहिए, इतना भाई पढ़ते टाइम आप सीधे बैठें और चीज़ों को बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठें, जिससे कि आपके हाथ पैर चलते रहें, और उससे क्या होगा, तो फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहेगी, और आपका जो ब्रेन है वो मेमोरीज बन जाएगी आपके,
जो है ब्रेन में, तो क्रिएट हो जाएंगी जब आप कुछ लिखेंगे तो हमारी वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती हैं? तो ये आपको बताना है। तो कौन सा फीचर है भाई नॉर्थ इंडिया में जो सेंट्रल एशिया से जो विंड आती हैं, जैसे कुछ इस तरह से है। तो मैं आपको समझा देता हूँ भैया एक बार, आपको ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई ओरिजिनल नहीं है भाई, ऐसे समझाने के लिए है बस आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो सेंट्रल एशिया से विंड आएंगी, ठीक है, तो इन्हें कौन सा फीचर है इंडिया का जो रोकता है? आपको बताना है। क्या प्लेन्स रोकते हैं? नहीं। क्या डिजर्ट रोकता है? नहीं। कोस्टल एरिया, ये वाला कोस्टल एरिया यहाँ से आ रही है, ये कैसे रोक लेगा भाई? तो इसका आंसर है डी। तो ऐसे आपको सोचना है एग्जाम में भी। तो ये हिमालय, यहाँ यहाँ ही तो पढ़ते हैं हिमालय, यही तो रोकेंगे भाई जो विंड आएंगी सेंट्रल एशिया से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को निकालना है। तो हिमालयाज एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इसी कारण भारत में सर्दियाँ अपेक्षाकृत कम तीव्र होती हैं, ज़्यादा तीव्र नहीं होती हैं। तो एक तरह से दीवार की तरह काम करते हैं ये जो हिमालयाज हैं हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट ग्रोन ड्यूरिंग द जायद सीजन इन इंडिया। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद ऋतु में नहीं उगाई जाती है, ये आपको बताना है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो देखिए, ये ककम्बर है, ये भी जायद की फसल है। वाटरमेलन है, तरबूज जिसे बोलते हैं, ये भी जो है जायद की फसल है। और मस्क मेलन, खरबूजा, ये तीनों जायद की फसल है। चावल ही नहीं है। चावल किसकी फसल है ये आपको बताना है। तो चावल है भाई आपका खरीफ, खरीफ। और वीट है आपका क्या, राबी। तो ये जो जायद की फसल है ये बोई जाती है कब, ये आपको बताना है। जायद सीजन की जो फसल है मई, मार्च, अप्रैल, APRIL, अप्रैल टू मई में बोई जाती हैं, ठीक है। और जो खरीफ की फसलें हैं ये जून जुलाई से लेके, जून जुलाई टू और सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर बोल सकते हो, सितंबर नवंबर बोल सकते हो। ये बोई जाती हैं जून जुलाई में, काटी जाती हैं सितंबर अक्टूबर में। और वीट जो रबी की फसल है ये देखिए सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं, जैसे कि नवंबर, अक्टूबर नवंबर में। और काटी कब जाती हैं, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन सी फसलें किस किस सीजन की है, बस इतना ही पूछता है एग्जामिनर। तो के नाम आपको थोड़े से पता होने चाहिए भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, राइस है इसका आंसर, जो कि जायद की फसल नहीं है। बाकी जायद क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, जो रबी और खरीफ के सीजन के बीच वाला जो टाइम होता है उसी में तो बोई जाएंगी ये। मार्च टू जून बोल सकते हैं, मार्च टू मई जो है अप्रैल मई में बोई जाती हैं, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन जैसे पूछेगा एग्जामिनर। तो जो फसलें हैं वो है खीरा, खरबूजा, तरबूज, जायद की फसलें हैं जो गर्मियों में उगाई जाती हैं। चावल को भरपूर पानी की आवश्यकता होती है और यह मुख्यतः खरीफ की फसल होती है, मानसून सीजन में बोई जाती है, ठीक है डियर लर्नर्स। तो आपको इस तरह से पढ़ना है और नोट पे जरूर ध्यान रखना है, कभी नोट को भूल जाओ क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है एग्जाम में, तो हमें ये चीज़ें भूलनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द टी बोर्ड ऑफ इंडियाज रिपोर्ट 2021-22 विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर। तो भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य समूह कौन सा है? तो ये आपके राज्य समूह दे रखे हैं, आपको बताना है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो 2021-22 में आई थी, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर स्टेट कौन से हैं? तो देखिए भाई, सबसे ज़्यादा टी कहाँ पे होती है, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो ये होती है भाई इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न साइड में इंडिया के। तो सबसे ज़्यादा होगी असम और वेस्ट बंगाल में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो असम और वेस्ट बंगाल जो है प्रोड्यूस करते हैं मोर देन 70% ऑफ इंडियाज़ टी। तो तमिलनाडु और केरल में भी होती है बट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। इसको स्लोपी रीजन चाहिए होता है, ऐसे जैसे टेरेस फार्मिंग होती है ना, टेरेस फार्मिंग, वो वाली फार्मिंग चाहिए होती है, हिली एरियाज पे होता है ये जो टी प्रोडक्शन है कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है।
तो ये क्वेश्चन भाई सीजीएल का ही है, तो बताना है आपको क्या कारण है भाई। यहाँ से पढ़िए इसे क्वेश्चन को, ऑप्शंस को पढ़िए। इंटेंसिव यूज़ ऑफ मैन्योर, हाँ इंटेंसिव यूज़ ऑफ मैन्योर, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेड हो जाए इससे। ओवर इरिगेशन से लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, इन्होंने कहा है कि मेन कॉज, तो सबसे ज़्यादा माइनिंग की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसके कारण ही जो है वहाँ की जो भूमि है, लैंड है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, माइनिंग की वजह से। ओवर ग्रेजिंग हाँ हो सकती है, बट इतनी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। मेन कॉज पूछा है इन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में, हर जगह के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा, ये आपको ध्यान रखना है। कभी पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के उसमें। ठीक है, तो मेन कोज है डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ हैव रिच मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ पे भाई मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी हैं। माइनिंग लीड टू डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, तो जब माइनिंग करेंगे तो उससे जो पेड़ पौधे हैं वहाँ के, इस लैंड पे मान लो पेड़ पौधे हैं और यहीं पे मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो भाई पहले पहले पेड़ पौधे जो काटे जाएंगे ना, फ्लोरा एंड फोना होगा, जो फ्लोराज जो होंगे, और सॉइल का डिग्रेडेशन होगा, इरोजन होगा सॉइल का, तब जाके वो निकाले जाएंगे जो है रिसोर्सेज होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। खनन से पर्यावरण असंतुलन होता है जिससे भूमि की उर्वरता घटती है। तो ये इससे क्या होगा, जो है जो एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस होगा जिसकी वजह से जो लैंड है उसका जो है फर्टाइल जो लैंड है उसकी वो डिग्रेड हो जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांगपो एंड जमुना आर दी अदर नेम्स ऑफ विच रिवर, तो सांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है, ये आपको बताना है। तो ये किस नदी के नाम है भाई, सांगपो और जमुना? तो इंडस के तो है नहीं भाई सांगपो और जमुना, तो नर्मदा के भी नहीं है, तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, नर्मदा वाले जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी को, ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हो। गंगा और ब्रह्मपुत्र में आप कन्फ्यूजन में आ सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे भी आप कन्फ्यूजन में आ सकते हो। इंडस को भी तिब्बत में कुछ और बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक सिंगी खम्बाब बोलते हैं शायद, सिंधु जो इंडस रिवर है। बट जमुना तो नहीं बोलते ना इसे, तो इसलिए आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। गंगा, गंगा को जमुना बोलते होंगे, लेकिन सांगपू क्योंकि ये इंडिया में ही है भाई, तो इसे भाई सांगपू तो नहीं बोलते, इससे भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो ब्रह्मपुत्र ही इसका आंसर है। ब्रह्मपुत्र भाई तिब्बत से ही आती है, तिब्बत के वहाँ जो है मानसरोवर लेक के पास से जो है निकलती है, और ये इंडिया से होते हुए फिर जो है बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना बोलते हैं, तिब्बत में इसे सांगपू बोलते हैं, यही आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आपको आंसर्स निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे कर सकता हूँ, तो आप राइट आंसर पर पहुँच जाएंगे। ये अप्रोच आपको एग्जाम में भी लगानी है भाई। ठीक है, आपको सही ऑप्शन तो ढूंढना ही ढूंढना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि गलत ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो नर्मदा तो हो ही नहीं सकती ना भाई। नर्मदा भाई कैसे हो सकती है, ये देखो यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया में है, तो नर्मदा और ताप्ती जो रिवर है, तो ये कोई इनका कोई नाम सांग वो सुना है कभी आपने, जमुना सुना है नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये एलिमिनेट हो गया। इंडस का हमने चलो मान लिया, हमें कन्फ्यूजन हो गया भाई, तिब्बत में क्या बोलते हैं इसे, सिंगी खम्बाब बोलते हैं या सांग को बोलते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है डेफिनेटली। लेकिन जमुना तो नहीं बोलते इसे पाकिस्तान में भी, तो इसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब रही गंगा की बात, तो गंगा इंडिया में बोलते हैं, लेकिन दूसरा ये जाती है बांग्लादेश में, तो सांगपो तो नहीं बोलते इसे, तो इसे जमुना ही बोलते हैं। क्या नाम है जो है आपका, बांग्लादेश है, तो एक ही नाम है, दूसरा तो हमने प्राप्त ही नहीं किया भाई, सांगपो का तो सुना ही नहीं है गंगा का, तो इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आती है ब्रह्मपुत्र की। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है, क्योंकि देखिए तिब्बत में इसे बोलते हैं सांगपू, और ये निकलती है ब्रह्मा जो सरोवर है उसके पास से, एक ग्लेशियर है, क्या नाम है उस ग्लेशियर का, मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि ब्रह्मपुत्र किस ग्लेशियर से निकलती है। तो तिब्बत में इसे सांगपू बोलते हैं, और जब ये जाती है बांग्लादेश में तो वहाँ पे इसे जमुना बोलते हैं। तो ऐसे आपको निकालना होता है डियर लर्नर्स। ठीक है, तो ये रहे आपका जो है एक्सप्लेनेशन। ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपू, एंड बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। ठीक है, यह नदी मानसरोवर के पास से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहलाती है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में दियांग बोलते हैं। और नामचा बरवा, जब यहाँ से जो ये वाला हमारा रीजन है ये ऐसे आती है, तो यहाँ पे एक नामचा बरवा जो पर्वत है, नामचा बरवा, नामचा बरवा, उससे टकरा के ये इधर मुड़ जाती है। ठीक है, तो नामचा बरवा जो है नॉर्थ ईस्टर्न का सबसे जो है ईस्टर्न साइड का जो है माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, नामचा बरवा।
तो गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में है, इतना भी आपको ध्यान रखना है, इससे भ्रम ना करें कि इसका भी कुछ संगम होगा। यमुना वो वाली यमुना नहीं है, जमुना है भाई, जमुना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ये आपके जो है चारों आंसर हैं। तो पॉन्ड वाटर एंड सी वाटर आर कंसीडर्ड फ्रेश वाटर, तो सी वाटर तो फ्रेश वाटर कैसे होगा, गलत है ये ऑप्शन। सी वाटर इज अ फ्रेश हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट, गलत है ये। सी वाटर भाई फ्रेश वाटर कैसे हो जाएगा सी वाटर। रिवर्स एंड सी वाटर आर कंसीडर्ड अ फ्रेश वाटर, नहीं भाई, जहाँ पे सी वाटर है उसे एलिमिनेट करो। रिवर्स, क्रीक्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स ऑल आर फ्रेश वाटर हैबिटेट, बिल्कुल सही आंसर है। जहाँ पे सी वाटर है वहाँ पे काट दो भाई, ये फ्रेश वाटर नहीं है ये, ठीक है। मीठा पानी थोड़ी ना है ये, वैसे भी साल्ट वाटर है ये। तो रिवर्स का, क्रीक्स का, लेक्स का, पॉन्ड्स का एंड स्ट्रीम्स का फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर हैबिटेट है भाई ये। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इतना आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी है। बाकी फ्रेश वाटर हैबिटेट एक्सक्लूड सी एंड ओशन वाटर्स ड्यू टू हाई सैलिनिटी, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है भाई इसमें, सी वाटर में, और जो है ओशन वाटर्स होते हैं। तो सी वाटर जहाँ दिखे इसे काट दो, तो आपके पास आराम से जो है आपका ऑप्शन सही आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ये वाली अप्रोच भी अपनानी है भाई, कई बार हमें नहीं पता होता भाई, ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, कई बार एग्जैक्ट हमें आंसर नहीं पता होता, तो जो हमें ये तो पता है गलत कौन सा है, तो एलिमिनेट करके निकाल देंगे हम अपना आंसर, क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर लर्नर्स, क्या है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें भाई अपने जो है, अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो यस सर लिखें, ठीक है। और ज़रूर बताएं अपने जो लास्ट में स्कोर कितना है आपका, 50 से 60 क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है भाई, लो हैंगिंग फ्रूट्स है, ये गलत नहीं होने चाहिए आपके एग्जाम में। बाकी PYQ में, PYQ का धागा धागा खोल देंगे हम, ठीक है, चाहे हम पे आंसर आता ना हो पर निकाल देंगे हम आंसर, ठीक है, जो हमारे बस की होगा। तो विच स्टेट इन इंडिया वॉज द मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो भारत में हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा था, ये आपको बताना है। तो जब से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था भाई इंडिया में, कहाँ आया था, तो नॉर्थ इंडिया में जो है सबसे पहले आया था ये। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ पे, कहाँ कौन सी जगह पे हुआ था, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो बेल्ट है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की, सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसफॉर्म यहीं पे पाया गया, हुआ था, हरित क्रांति की वजह से पाया नहीं गया, हुआ था, ठीक है भाई। यहाँ के जो फार्मर्स थे वो, उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, और प्लेन एरियाज थे, फर्टाइल लैंड थी यहाँ पे, इसकी वजह से इस वाले एरिया को चुना गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, क्योंकि हमें फूड ग्रेन्स की जो है आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। फूड ग्रेन्स, हमें प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन्स का इंक्रीज़ करना था, जैसे कि वीट, राइस। तो इसके लिए ये सही प्लेस था, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड थी, यहाँ के जो फार्मर्स थे वो भी रिस्क टेकर थे, तो इस टाइम पे जो है इंट्रोड्यूस हुआ, और इसकी वजह से जो है ट्रांसफॉर्म हुआ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का एरिया। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये जो है थर्ड 5 ईयर जो प्लान आया था, एक 1961 1966 इसी के टाइम पे के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। और इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए थे, और इरिगेशन पे जोर दिया गया था, फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया था, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया था, और जो मॉडर्न मशीनरी है उसका यूज किया गया था। बट यहाँ पे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा किया गया था भाई। बट क्या करें भाई, उस टाइम पे नीड थी, उस टाइम पे खाने के लिए अनाज नहीं होगा तो हमें तो प्रोडक्शन इंक्रीज करनी थी ना, तो उसकी वजह से जो है यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा हुआ था। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जो है ये बेल्ट थी जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था। कंडीशंस भी ऐसी थी, ज्योग्राफी भी ऐसी थी, लोग भी रिस्क टेकर थे लेने के लिए, तो इसलिए भाई हुआ ये सब। तो इसका जो आंसर है पंजाब, पंजाब सॉ द मैसिव इंक्रीज इन द वीट एंड राइस प्रोडक्शन ड्यू टू HYV, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और इरिगेशन की वजह से, ठीक है। हरित क्रांति में पंजाब को भारत का अन्न भंडार बना दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं, जो मेन रिवर को पानी देती हैं, ठीक है, मेन रिवर में आके मिल जाती हैं, इन्हें ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरी ये होती है कि मान लो ये रिवर है, तो यहाँ से पानी जो है, कोई रिवर छट गई है, ठीक है, यहाँ से पानी लेके दूसरी रिवर में चला गया है, स्ट्रीम्स में चला गया है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटरी। लेकिन अगर बाहरी छोटी छोटी रिवर्स हैं और वो मेन रिवर में पानी ला रही हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, कि उसे फीड कर रही हैं, वाटर दे रही हैं उसको, मेन रिवर को। तो यही पूछ रहा है ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है गंगा की। तो यमुना भी है, गंडक भी है, कोसी कोसी भी है, तो तीनों रिवर हैं भाई जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी। बाकी लोहित नहीं है, लोहित किसकी है, तो ये है ब्रह्मपुत्रा की। तो आपको इतनी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, रिवर्स आप पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ा है तो मैपिंग खोलें, उठाएं,
ठीक है, जहाँ से भी आपको क्लासेस मिल रही हैं रिवर्स की, नहीं तो मैं करा दूंगा रिवर्स का, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी एक टीचर हैं सुदर्शन गुर्जर करके, सुदर्शन गुर्जर सर हैं, तो उनकी जो है क्लासेस आप देख सकते हैं। उन्होंने मैपिंग बहुत अच्छी करा रखी है। ठीक है, यूपीएससी वाले जितने भी हैं मैपिंग वहीं से करते हैं, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा सुदर्शन गुर्जर की जितनी भी क्लासेज हैं यूट्यूब पे जो पढ़ी हैं, जो मैपिंग की हैं वो ज़रूर देखनी है। रिवर का सेक्शन जो आपने अगर नहीं किया है तो वो ज़रूर करें, आपको ट्रिब्यूटरीज वगैरह सारी क्लियर हो जाएंगी वहीं से। काफ़ी अच्छा पढ़ाया है उन्होंने, और यूट्यूब पे फ्री है उनके लेक्चर्स, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, सारी रिवर्स का करा रखा है उन्होंने, मैपिंग बहुत अच्छी है भाई उनकी। तो लोहित है जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। बाकी ये यमुना गंडक कोसी ये तीनों जो हैं ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की। तो ऐसे हमें करना होता है भाई, थोड़ा थोड़ा। अगर हमें देखिए, अगर हमें ये नहीं पता होता ना तो हम कंफ्यूज होते इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये तीनों गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं, यही नहीं है लोहित, लोहित उसकी है ब्रह्मपुत्रा की। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी लोहित इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर नॉट गंगा। तो गंडक कोसी यमुना, तो घाघरा गंडक कोसी और सोन ये सब रिवर जो है गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्टली कॉज बाई ओवर पॉपुलेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अधिकतर जनसंख्या वृद्धि के कारण होती है, ये आपको बताना है। अगर आपके घर में भी लोग आ जाएं तो क्या होगा तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो जाए तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को भाई। लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर, एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्सेज रिसोर्स स्टोरेज, पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों का भंडारण, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। रिडक्शन इन द स्केयरसिटी ऑफ वाटर, हाँ ये हो सकता है। रिडक्शन इन स्केयरसिटी ऑफ वाटर, नहीं, स्केयरसिटी ऑफ वाटर में रिडक्शन, अच्छा जी, गलत है। जल की कमी में कमी, ऐसा थोड़ी ना होगा, मतलब स्केयरसिटी तो और ज़्यादा इंक्रीज होगी वाटर की, रिड्यूस थोड़ी ना होगी। इंक्रीज इन द एरिया कवर्ड बाई फॉरेस्ट, भाई पॉपुलेशन हो जाएगी, लोग हैं धरती पे, यहाँ पेड़ लग रहे हैं, और अगर लोग यहाँ रह रहे हैं, अब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो पेड़ों को काटा जाएगा ना, तो फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज कैसे हो सकता है, डिक्रीज होगा। ये भी गलत आंसर है, ये भी ऑप्शन गलत है। एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्स स्टोरेज, मतलब स्टोरेज होगा नेचुरल रिसोर्स का, गलत है। तीनों ऑप्शन अपोजिट है भाई जो ये पूछ रहा है ओवर पॉपुलेशन के। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है ये, बेस्ट और सही आंसर। लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर, भूमि और अन्य नवीनीकरण संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। तो यही हमारा आंसर है। ऐसे आपको ट्राई करना है, एलिमिनेट कर सकते हो इनको आराम से। भाई आपको थोड़ा सा सोचना है, अटेंटिव रहना है एग्जाम में, बस। आपके 5 से 6 क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएंगे अटेंटिवनेस की वजह से, सिर्फ कॉमन सेंस की वजह से। ठीक है, तो लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर, भूमि और अन्य नवीनीकरणीय संसाधनों पर दबाव। बाकी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी लीड टू ओवर यूज ऑफ लैंड वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज। जब हाई पॉपुलेशन जो है बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन में वृद्धि होगी तो क्या होगा, डेंसिटी लीड टू ओवर यूज ऑफ लैंड, लैंड का उपयोग होगा, वाटर का यूज होगा, ग्राउंड वाटर का कितना यूज करते हैं हम, तो एनर्जी रिसोर्सेज का भी जो है उस पर भी प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वांचल हिमालय डज नॉट कंप्राइजेज ऑफ। तो पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ये आपको बताना है, ये आपके आंसर्स हैं। तो पूर्वांचल हिमालय इधर की तरफ जो होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ समझाने के लिए है भाई ये। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होता है मैप हमारा। तो ये आपको सिर्फ ओनली ऑन समझाने के लिए, डियर लर्नर्स। ठीक है, डिस्क्लेमर मैंने आपको बता दिया है। पूर्वांचल ये वाला जो होता है, ये वाला पूर्वांचल वाला, इस वाले एरिया में। तो ये कह रहा है कि पूर्वांचल हिमालय डज नॉट कंप्राइजेस। तो पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो नागा हिल्स ये भी यहीं पे है, मणिपुर हिल्स ये भी यहीं पे हैं, मिजोरम हिल्स ये भी यहीं पे हैं, तो पीर पंजाल यहाँ पड़ती हैं भाई। तो ये इसका आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आपको ज्योग्राफी का पता होना चाहिए, आप ज़रूर देखना वो जो मैंने बताया है सर की, सुदर्शन गुजर सर है उनकी जो क्लासेस हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में आप मास्टर हो जाओगे मैपिंग में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, पीर पंजाल। बाकी पीर पंजाल इज़ द पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय नॉट द ईस्टर्न पूर्वांचल। नागा मणिपुर मिजोरम पहाड़ियाँ ये पूर्वी भारत के पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है, तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन दी वर्ल्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। तो ये क्वेश्चन तो 10 से 20 बार पूछ लिया है, पता ना किस किस एग्जाम में पूछ लिया भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ये।
तो इसका जो आंसर है देखो, लक्षद्वीप ये कोरल आइलैंड है, ये वाला नहीं है भाई, जिस पे लोग बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड थोड़ी ना है ये, तो ये गलत है भाई। लक्षद्वीप आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। भवानी, हाँ हमने नाम नहीं सुना, लेकिन हम कंफ्यूज हो सकते हैं इससे, इन तीनों में। तो एक को तो हम एलिमिनेट कर ही देंगे, बाकी आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में, सभी पढ़ते हैं। मजूली आइलैंड जो कि है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ब्रह्मपुत्र रिवर पर, जो कि है आसाम में, आसाम में। ठीक है भाई, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। मजूली इज लोकेटेड इन आसाम, ब्रह्मपुत्र रिवर। और मजूली जो है डिस्ट्रिक्ट बन गया है 2016 में। ठीक है, आसाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम along with their tributaries. चूज द odd one out of the options given. तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों और उनकी सहायक नदियों के की क्रिया से बने हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए। तो ऑड वन आउट पूछ रहा है, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहा है। कीवर्ड्स देख लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फाउंड बाय इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर। तो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो किन तीन जो रिवर हैं उनके जो है मिलन से बना है, जो प्लेन्स हैं। तो ये आपको बताना है उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, बाकी ऑड वन आउट निकालना है इनमें। तो देखिए, जो तीन रिवर हैं जिनसे नॉर्दर्न प्लेन्स बना है वो हैं, लेकिन हमें चूज करना है इनमें से ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट कौन सा है भाई, नॉर्दर्न में कौन कौन सी रिवर है? सॉरी डियर लर्नर्स, तबीयत थोड़ी सही नहीं है भाई, बट क्लासेस तो डेली आएंगे आपकी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा, ये तीनों रिवर नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी मिट्टी अपने साथ लेके आती हैं, तो वो प्लेन्स बनते हैं। बाकी जो गोदावरी है ये पेनिनसुलर रिवर है भाई, त्रिम्बकेश्वर से निकलती है गोदावरी, इतना आपको पता होना चाहिए ओरिजिन इसका। आई थिंक त्रिम्बकेश्वर ही है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नॉर्दर्न प्लेन्स की ये रिवर है, बाकी ये गोदावरी जो है पेनिनसुलर इंडिया की बात करता है। तो ये है आपका आंसर। एक्सप्लेनेशन है, गोदावरी इज अ पेनिनसुलर रिवर नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन सिस्टम। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र मिलकर विशाल उत्तरी मैदान बनाते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप ऑफ स्टेट डज नॉट लूनी रिवर फ्लोज। तो लूनी नदी किन राज्य समूह में बहती है? तो लूनी रिवर का पूछ लिया है इन्होंने, जो किस किस स्टेट में बहती है, तो ये आपको बताना है। तो क्या बिहार और वेस्ट बंगाल में है लूनी रिवर? नहीं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, साउथ इंडिया में है? नहीं भाई, यहाँ भी नहीं है। तो राजस्थान गुजरात, हाँ हो सकती है। महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, इसमें कन्फ्यूजन में आ सकते हैं आप इन दोनों ऑप्शनों में। बिहार और वेस्ट बंगाल को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि लूनी रिवर इधर की तरफ नहीं बहती है भाई। ठीक है, आंध्र प्रदेश ये यहाँ पड़ जाते हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो यहाँ पे भी नहीं है। तो ये गुजरात और इधर राजस्थान वाले एरिया में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें और इसमें कन्फ्यूजन में आ सकते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में, लेकिन गुजरात में तो आपने पढ़ा होगा, जब आप रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ा होगा, तो लूनी रिवर को दिखाया जाता है मैप में भी थोड़ा सा। तो आपको जो है थोड़ा सा भी याद है, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे एक ही ऑप्शन की वजह से। सिर्फ गुजरात इसमें है, बाकी में किसी में भी गुजरात नहीं है, तो एलिमिनेट कर सकते हैं। गुजरात और राजस्थान में बहती है ये। ठीक है, लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर इन द थार डिजर्ट एंड एंड्स इन द रन ऑफ कच्छ। थार डिजर्ट्स में जो है बहती है, और एंड कहाँ पे होता है? रन ऑफ कच्छ में इसका जो है लूनी रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट नेगेटिव जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या था, ये आपको बताना है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उसकी वजह से क्या हुआ था, जो सबसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हुआ था, नकारात्मक जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। तो ये आपके ऑप्शन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, नहीं भाई, ओजोन लेयर डिप्लीशन थोड़ी ना हुआ था। इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन, नहीं। बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव सिग्निफिकेंट तो हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं हुआ हो एयर पॉल्यूशन में। तो सॉइल डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा जो है नुकसान हुआ था, सॉइल को हुआ था। डिफॉरेस्टेशन तो नहीं कह सकते भाई। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से सॉइल पे ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड इंट्रोड्यूस करे थे, इरिगेशन भी यहीं पे दी थी, पेस्टिसाइड्स भी इसी में दिए थे, और क्या था लास्ट में, बताइए आप? इरिगेशन, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मॉडर्न जो है मशीनरी यूज करी गई थी, पेस्टिसाइड्स जो है यूज करे गए थे यहाँ पे। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया था।
तो इसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हुआ था भाई, इंक्रीज हुआ था सॉइल में डिग्रेडेशन, काफ़ी ज़्यादा हुआ था उस टाइम पे। तो सॉइल डिग्रेडेशन आपका आंसर है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इरिगेशन लेड टू डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल डिग्रेडेशन का क्या मतलब है कि फर्टिलिटी कम हो जाती है उसकी सॉइल की, ठीक है। हरित क्रांति ने उत्पादन को बढ़ाया लेकिन पर्यावरण ने असंतुलन भी पैदा किया, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम दिशा में बहती हैं। तो इधर की तरफ वेस्ट है भाई, इधर की तरफ ईस्ट है, तो इधर की तरफ पूछा है इन्होंने यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे। तो कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो ये आपको बताना है, गोदावरी और महानदी। तो महानदी यहाँ है, गोदावरी भी इधर बहती है, तो ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, ये काट देंगे आप, ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। कृष्णा और कावेरी, कृष्णा भी इधर बहती है, कावेरी भी इधर बहती है, कृष्णा कावेरी दोनों, तो ये भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। दो ऑप्शन गए, गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना दोनों इधर बहती हैं ईस्ट में, तो ये ऑप्शन भी गया आपको। माही और साबरमती ये इधर बहती हैं भाई, माही और साबरमती, तो यही है इसका आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखो एलिमिनेशन से ही पता है ना आपको, आपको पता होना चाहिए ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ठीक है, कि कौन सी रिवर किधर बहती है। तो माही और साबरमती इसका आंसर है, ठीक है। माही साबरमती आर द रिवर्स, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, और मोस्टली रिवर्स वैसे ईस्टर्न फ्लोइंग है, बट कुछ रिवर हैं जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं, आपको पता होना चाहिए भाई उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। तो कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि के उपलक्ष्य में सरकार ने कौन सा जो है कार्य किया, ये आपको बताना है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस, रिलीज आ रेगुलर सैलरी फॉर द फार्मर्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है भाई, गवर्नमेंट ने क्या रिलीज़ करेगी सैलरी, रेगुलर सैलरी फॉर फार्मर्स, ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है भाई। डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री फूड टू ऑल द पीपल, नहीं भाई ये भी सही नहीं है। रिलीज्ड अ स्पेशल स्टैम्प वीट रिवॉल्यूशन, हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रीन वेजिटेबल टू द पीपल, नहीं भाई, मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है, गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट का पूछा है इन्होंने, व्हाट एक्शन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट कर रहे हैं ना हम, तो जो अचीवमेंट हमारी हुई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में, तो सब इन्होंने क्या किया था, रिलीज अ स्पेशल स्टैम्प, स्पेशल जो स्टैम्प है वो रिलीज़ किया था वाइट रिवॉल्यूशन का, ठीक है। तो वीट रिवॉल्यूशन के लिए, वाइट नहीं है ये, वीट रिवॉल्यूशन है, कई बार प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है कई बार भाई, देखिए ह्यूमन एरर है, हो सकता है, तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसे ना लें कि सर आपने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये इसलिए ही है कि ताकि आप भी पढ़ सको इसे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है डियर लर्नर्स, छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे बहुत ज़्यादा वो नहीं होना है, अपने आप को टेंशन में नहीं लाना है, ठीक है, मज़े से पढ़ना है, मस्त पढ़ना है, और चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं आप उन्हें देख सकते हैं, अगर कोई चीज़ फिर भी एरर हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ ऐसे थी, ठीक है। ऐसे क्रिटिसिज्म सा नहीं करें कि भाई सर आपने तो गलत पढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो ये वाली चीज़ें कई बार ह्यूमन एरर है, हो सकता है भाई आपसे भी गलती हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, पढ़ते टाइम कई बार गलतियाँ हो सकती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, बाकी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, सारे आंसर सही मिलेंगे एग्जैक्ट बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो स्पेशल स्टैम्प रिलीज करी थी वीट रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है, वीट रिवॉल्यूशन को लेकर। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली बेनिफिटेड वीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई हमारा। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेलवे 2019-20 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रेलवे ट्रैक इन इंडिया। तो भारतीय रेलवे रेलवे 2019-20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है, ये आपको बताना है किस राज्य में है भाई। अब आप इसे ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए हरियाणा तो एक छोटा सा स्टेट है, बहुत ज़्यादा इसका जोग्राफिकल लैंड नहीं है, ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हरियाणा भी नहीं है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तो इसमें से आप एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, इनमें कन्फ्यूजन आ सकता है अगर आपको नहीं पता है तो, बाकी अगर पता है तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। ड्यू टू इट्स लार्ज एरिया एंड पॉपुलेशन यूपी हैज़ द डेंसेस्ट एंड लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक। तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे प्रमुख रेलवे जंक्शन यहीं स्थित है यूपी में, तो यूपी में सबसे ज़्यादा है भाई रेलवे, जो लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक्स हैं इंडिया के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स
इज एन ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, तो वेस्ट की पूछ ली थी, अब ईस्टर्न पूछ लिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, तो ये आपको बताना है। तो फिर देख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। पूर्व की ओर कौन सी रिवर बहती है? माही रिवर इधर बहती है, नर्मदा रिवर भी इधर बहती है, ताप्ती रिवर भी इधर बहती है, गोदावरी है जो इधर बहती है ईस्ट की तरफ। ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका गोदावरी रिवर। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो गोदावरी इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। एंड फ्लोज ईस्टवार्ड इनटू बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बाकी माही, नर्मदा और ताप्ती रिवर ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भाई अपना। विच प्लेटो आर वेरी फर्टाइल बिकॉज दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट इज़ वेरी गुड फॉर फार्मिंग। तो कौन सा पठार काली मिट्टी से भरपूर होने के कारण अत्यंत उपजाऊ होते हैं, तो यह आपको बताना है कौन सा प्लेटो है जिसमें ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, और फार्मिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है तो डेक्कन प्लेटो है, जो कि ब्लैक सॉइल है यहाँ पे, जो कि बनी है लावा से। वॉल्केनिक लावा जो निकला था उससे बनी है, वॉल्केनिक लावा से। कटंगा प्लेटो है आपका अफ्रीकन में, यूरोपियन प्लेटो भी अफ्रीका में ही है, अफ्रीकन प्लेटो भी। तो यही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है ये। तो डेक्कन लावा प्लेटो, डेक्कन प्लेटो इज़ रिच इन वॉल्केनिक ब्लैक सॉइल होती है, आइडियल फॉर कॉटन एंड पल्सेस। जो कॉटन होती है और दालें जो होती हैं उनके लिए बेहतर है। इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगूर सॉइल भी कहते हैं, जो जल संरक्षण में मदद करती है। तो इतना आपको पता होना चाहिए डियर लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। 29 लीव्स ऑफ विच प्लांट आर यूज्ड टू मेक बीडीज। तो बीडी बनाने के लिए किस पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो देखो भाई, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बहुत देखते होंगे, आपके आसपास के लोग बीड़ी 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 पीते रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वो किस पत्ते से बनी होती है। तो अब आप बताओ इसका आंसर क्या है, क्या आपने कभी सोचा है। तो इसका जो आंसर है, नीम की पत्ती तो नहीं है भाई, चंपा, चंपा भी नहीं है। बीटल, पान की पत्ती से बना होता है वो, नहीं, गलत है, गलत है। चंपा और तेंदू में कंफ्यूजन में आ सकते हैं आप, तो तेंदू लगाया है आंख बंद करके, यही सही आंसर है भाई इसका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तेंदू लीव्स आर कॉमनली यूज इन सेंट्रल इंडिया फॉर मेकिंग बीडीज। तो इधर एमपी वगैरह में जो है मिलती हैं ये तेंदू, ठीक है। तेंदू पत्ता उद्योग ग्रामीण आजीविका का एक बड़ा स्रोत है। तो तेंदू लीव्स ध्यान रखें भाई। तो देखो, रोजमर्रा की जिंदगी से क्वेश्चन पूछ लिया ना एसएससी ने, एग्जामिनर ने। सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ अ प्लेस। तो निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है। तो ये आपको बताना है, नॉट पूछा है डियर लर्नर्स, ठीक है। तो एल्टीट्यूड नहीं भाई, लैटिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन से जो होती हैं ये लैटिट्यूड होता है भाई, जो लेटी हुई लाइन होती है। और जो ऊंचाई पे जाते हैं ऐसे ऐसे पहाड़ों पे ऊंचाई पे जाओगे तो इसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। कई बार पता नहीं होता फ़र्क इनमें। तो एल्टीट्यूड होता है ये, और बाकी ये इमेजिनरी लाइन होती है जो लैटिट्यूड्स होती हैं, ठीक है। हाँ, तीसरा है इंटीरियर ऑफ अर्थ, बिल्कुल यही है जिसका क्लाइमेट कंट्रोल में कोई मेजर वो नहीं होता है। तो इंटीरियर अर्थ के अंदर जो इंटीरियर होता है इसकी बात कर रहा है ये। बाकी ओशन करंट ये भी क्लाइमेट कंट्रोल में भूमिका निभाता है। एल्टीट्यूड भी, लैटिट्यूड भी, तीनों निभाते हैं। बाकी इंटीरियर ऑफ अर्थ ये नहीं निभाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो सी है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्लाइमेट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक सन, एल्टीट्यूड, विंड, ओशन करंट्स। तो जो क्लाइमेट है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है अर्थ का उसकी वजह से। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग ज्वालामुखी, भूकंप जैसी घटनाओं को प्रभावित करता है, ना कि सामान्य जलवायु को। जो आउटर जो वो होता है क्लाइमेट होता है उसे इफेक्ट नहीं करता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है अर्थ का वो करता है। भूकंप और ज्वालामुखी जैसे वोल्केनो हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, वो ही इफेक्ट होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। तो ये आपको बताना है कौन सी नदी है भाई जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट है इधर की तरफ। तो आपको बताना है, बताइए भाई। काली भी नहीं है, तीस्ता भी नहीं है, सतलुज रिवर नहीं है भाई, ये है आपकी ब्रह्मपुत्रा। सतलुज रिवर तो यहाँ है भाई, इसको एलिमिनेट कर दो आप आराम से। तीस्ता रिवर भी नहीं है, तीस्ता यहाँ है।
काली भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र ही है जो सबसे ईस्टर्न जो है बाउंड्री बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र मेक्स द ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द हिमालयाज इन द अरुणाचल प्रदेश। तो यह तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ये ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो रिवर से क्वेश्चन पूछता है भैया आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया डज द हॉट विंड लू ब्लो। तो भारत के किस भाग में लू नामक गर्म हवा चलती है, तो ये आपको बताना है किस भाग में चलती है भाई। वेस्ट एंड साउथ, वेस्ट में चलती है, ये कह रहा है यहाँ पे वेस्ट और साउथ वेस्ट में, नहीं यहाँ पे नहीं चलती भाई। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, हाँ यहाँ पे चलती है लू। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने 2-3 शिफ्ट में पूछा है, ये क्वेश्चन पहले शायद आ चुका है ये, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा था। तो एग्जामिनर मैं बता रहा हूँ भाई, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन चेंज नहीं करेगा, कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा जो है क्वेश्चन का, बस वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है, इतना हो सकता है। बाकी क्वेश्चन भाई अपने घर में से थोड़ी ना बना लेगा वो, पीवाईक्यू को देख के बनाता है क्वेश्चन। ठीक है, पैटर्न फिक्स होता है उसके दिमाग में, इतना दिमाग नहीं लगाता एग्जामिनर, इतनी शिफ्टों में एग्जाम बनाना है उसे, क्या छोड़ेगा, सब कुछ तो आ जाएगा उसमें। तो वो पीवाईक्यू देखता है तभी बनाता है। तो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, इधर की बात कर रहा है, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये भी इसका आंसर नहीं है। साउथ एंड साउथ जो है वेस्टर्न, तो साउथ एंड साउथ वेस्टर्न नहीं है भाई इसका, ये भी नहीं है। तो यही है भाई, नॉर्थ में सबसे ज़्यादा चलती हैं लू, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट जो एरिया होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लू इज़ अ ड्राई हॉट विंड है, प्रिवेलेंट इन नॉर्थन प्लेन्स स्पेशली इन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चलती हैं गर्मियों के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन। तो भारत की जो जनगणना है 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक झुग्गी आबादी है, तो ये आपको बताना है भाई। सबसे ज़्यादा जो है स्लम एरिया किस में है, तो कैपिटल में है भाई ये सबसे ज़्यादा स्लम एरिया, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दिल्ली बीइंग हाईली अर्बनाइज्ड एंड डेंसली पॉपुलेटेड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लम ड्वेलिंग्स अमॉन्ग यूनियन टेरिटरीज। शहरी गरीबी, प्रवास, भूमि की कमी इनके मुख्य कारण हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये सेंसस के बारे में पढ़ ले भाई, सेंसस आपको पता होना चाहिए, अभी सेंसस होने वाला है 2026-27 में। तो पहला जो सेंसस हुआ था 1872 में हुआ था। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता, लॉर्ड मायो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इन्हें जनक भी कहा जाता है सेंसस का। तो 18 ये नॉन सिंक्रोनस सेंसस था भाई, नॉन सिंक्रोनस। और 1881 में सिंक्रोनस सेंसस हुआ था, सिंक्रोनस सेंसस। और W.C. प्लाउडन आप कमिश्नर थे उस टाइम पे, प्लाउडन, W.C. प्लाउडन जो है कमिश्नर थे उस टाइम पे, जो है सेंसस कमिश्नर। और अब 19 जो है अब 2000 जो 11 वाला सेंसस था ये 15 सेंसस था। अब जो होगा ये है भाई हमारा 16 सेंसस। ठीक है, 16 इतना लेट क्यों है, क्योंकि 2021 में आ गए थे कोविड, तो इसलिए इसे कर दिया पोस्टपोन। तो अब 16 होगा 2026-27 में, और इसके साथ कास्ट सेंसस भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई डियर लर्नर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है, ये आपको बताना है। तो कौन सी रिवर है जो इनमें से अरेबियन सी, ये है अरेबियन सी, और इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, इतना आपको पता होना चाहिए भाई। कौन सी रिवर है जो अरेबियन सी में गिरती है, तो महानदी, कृष्णा, साबरमती, या फिर जो है गोदावरी। तो महानदी कहाँ बहती है, इधर बहती है उड़ीसा में भाई महानदी। कृष्णा किधर बहती है, इधर बहती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और गोदावरी किधर गिरती है, इधर गिरती है। तो साबरमती है एक आंसर, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। आपको बस देखिए एलिमिनेट करना आना चाहिए, सीधा आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो साबरमती रिवर है इसका आंसर। तो साबरमती फ्लोज वेस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, तो अरेबियन सी में गिरती है साबरमती इधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो भाई आप बताओ। पैडी भी खरीफ की क्रॉप है, सोयाबीन भी खरीफ की क्रॉप है, कॉटन भी खरीफ की क्रॉप है, तो वीट ही नहीं है, वीट रबी की क्रॉप है, रबी की क्रॉप है। सर्दियों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, काटी जाती है मार्च अप्रैल में। बाकी ये मानसून टाइम में होती हैं, पानी की ज़रूरत होती है जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में, सितंबर वो अक्टूबर ये काटी जाती हैं। ठीक है,
तो धान, सोयाबीन और कपास जो है, कॉटन जो है, ये आपकी खरीफ क्रॉप है। बाकी वीट जो है ये रबी क्रॉप है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वीट इज़ द रबी क्रॉप सोन इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन स्प्रिंग, जो होती है उसमें काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है, ये आपको बताना है किससे प्रभावित नहीं होगी। तो किसी भी स्थान की नॉट पे ध्यान देना है। जो उसकी जलवायु होती है, क्लाइमेट होता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, प्रभावित नहीं होता है। तो टाइप ऑफ सॉइल से प्रभावित नहीं होता है। बाकी रिलीफ से प्रभावित होता है, लोकेशन कहाँ है उससे भी। बाकी डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इससे भी प्रभावित होता है। बाकी जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इससे ही प्रभावित नहीं होता है। नॉट पूछा है, नॉट पे ध्यान देना है आपको। टाइप ऑफ सॉइल से प्रभावित नहीं होता है। जो क्लाइमेट होता है, सॉइल अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, नॉट ओवरऑल क्लाइमेट। जलवायु मुख्यतः अक्षांश वो जो है लेटिट्यूड्स, ऊंचाई, हाइट, एल्टीट्यूड जिसे बोलते हैं, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराओं जो है ओशन करंट्स, और जो फॉरेस्ट हैं उनसे प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस समूह में के केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ये आपको बताना है किस में सबसे अधिक है। तो ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो जनसंख्या घनत्व दिल्ली तो सबसे ज़्यादा होगा ही होगा भाई। तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जिसमें दिल्ली है उस उन वालों को जो देखेंगे। अब इनमें से आपको ट्राई करना है भाई, रही आपकी किस्मत, आप सही लगा के आते हैं गलत लगा के आते हैं। क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी भाई, कैपिटल है वो आपको कॉमन सेंस से सोचना है। तो इसका जो आंसर है वो है दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो आपको वैसे भी पता लग जाना चाहिए। दमन एंड दीव से ज़्यादा पुडुचेरी में ही होगी जब इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी, इनमें ही जो है हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे सोचना होता है एग्जाम में आपको। ठीक है, जरूरी नहीं है हर लाइन आपको, हर वर्ड पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। वहाँ पे जाके अपनी कॉमन सेंस भी लगानी है एग्जाम में जाके। ये नहीं है भाई बस जो मैंने पढ़ा है अगर उसमें से आया तो ही मैं पेपर को अटैम्प्ट करूँगा, तो ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँगा, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, ये आपके अंदर ये आपको डेवलप करनी है, और हम धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे ये चीज़ें। अब हम, ठीक है, तो हमें टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें इसी तरह से करेंगे। अगर हमें नहीं आता तो फिर भी हम कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करेंगे। तो इन क्षेत्रों में शहरीकरण सीमित भूमि क्षेत्र घनत्व को बढ़ाते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो याद नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती, ह्यूमन बीइंग है यार, सारी चीज़ें याद थोड़ी ना कर सकते हैं। बट ये है कि हम उसे बार बार पढ़ेंगे, बार बार, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। बाकी इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे, एलिमिनेशन को हम थोड़ा सा लगाएंगे तो चीज़ें हमें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। कॉमन सेंस का भी हम एप्लीकेशन करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जो पढ़ा है लाइन डिक्टो, ऐसे जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे नोट्स में है, अगर उसमें से आया तो ही मैं सही करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। दिमाग का यूज़ नहीं करूँगा, कॉमन सेंस का यूज़ नहीं करूँगा एग्जाम में, तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना फिर। लो हैंगिंग फ्रूट्स भी आपके गलत हो जाएंगे जो क्वेश्चंस होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो हम मज़े मज़े में ऐसे ही पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे इन दी साउदर्न रेंज। और ऐसे भी करूँगा मैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा बिल्कुल भी, और आपको सिर्फ आपको ही अटैम्प्ट करना पड़ेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे भी मैं जो है हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जिसमें आपको ही करेंगे, आप ही करेंगे सारे क्वेश्चन, और अपना स्कोर जरूर बताएंगे, और इसमें भी अपना स्कोर बताएं। ठीक है, साथ के साथ आप पढ़ने की स्पीड थोड़ी तेज़ करें भाई, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तेज़। ठीक है, ये बहुत स्लो भी नहीं है और बहुत तेज़ भी नहीं है, बट आपको स्पीड और तेज़ करनी होगी पढ़ने की। तो क्वेश्चन है हमारा, इन द साउदर्न रेंज ऑफ विच हिल्स इज मासिनराम विच रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड लोकेटेड। तो मासिनराम जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है किस पर्वतमाला की दक्षिणी श्रेणी में स्थित है। तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया है, अब पहले दूसरे तरीके से पूछा था। तो शेवरॉय हिल्स नहीं हो सकती हैं भाई। मीजो, खासी और नागा, नागा भी नहीं है जहाँ पे मासिनराम है। खासी जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे ही मासिनराम। गारो, खासी और जैंतिया ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। तो खासी में जो है मासिनराम है, यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हाईएस्ट रेनफॉल है। तो ये खासी की पहाड़ियों में स्थित है। मिजोरम में भी नहीं है, मिजो की पहाड़ियाँ भी नहीं है, सेवरॉय की पहाड़ियाँ भी नहीं है। सेवरॉय की हिल्स तो यहाँ पड़ती हैं भाई आंध्र प्रदेश में। तो नागा हिल्स नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन में आ सकते हैं आप। नागा हिल्स तो नागालैंड में है। मिजोरम, मिजो हिल्स मिजोरम में है। खासी ये है आपकी उसमें मेघालय में। तो तीन पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया, और गारो खासी ट्राइब्स भी यहाँ पे मिलती हैं। गारो, खासी और जैंतिया ट्राइब्स। तो खासी जो एरिया है वहाँ पे मासिन राम है।
तो ये जो आपका आंसर है ये एक्सप्लेनेशन है। मासीनाब लोकेटेड इन मेघालय, खासी हिल्स रिसीव्ड ओवर 11,000 mm ऑफ रेनफॉल एनुअली। यह अरब सागर से आने वाली नर्म हवाओं के कारण जो खासी पहाड़ियों से टकराती हैं। तो अरेबियन सी से जो विंड्स आती हैं, जो मॉइस्चर लेके विंड्स आती हैं, ये इन जो है जो हील्स हैं इसे टकराती हैं और वहाँ पे मॉइस्चर को ड्रॉप कर देती हैं। ठीक है, वहाँ पे बारिश कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच इज़ द कोलोकियल टर्म टू डिस्क्राइब द अकरेंस ऑफ प्री मानसून रेन इन इंडिया स्पेशली इन पार्ट्स ऑफ केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में मानसून पूर्व वर्षा को किस सामान्य नाम से जाना जाता है? तो ये आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, एग्जामिनर ने दूसरी इस शिफ्ट में दूसरे तरीके से पूछ लिया है। तो इसका जो आंसर है भाई वो है मैंगो सावर। तो प्री मानसून जो है सावर है, ये केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में होता है और मार्च, अप्रैल, मई में होता है जब मानसून आती है उससे पहले। काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर ये जो है आपका वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है। थंडर स्टॉर्म आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है इस वाले में, बैसाखी और नॉर्वेस्टर में। ठीक है। तो मैंगो सावर अपना जो है आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरी जो ट्री होती है आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो भारत में सुंदरी पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो सुंदरी जो ट्री होते हैं, सुंदरवन डेल्टा का नाम आपने सुना होगा, सुंदरवन डेल्टा जो कि है वेस्ट बंगाल में। तो ये भाई जो है आपको पता होना चाहिए, सुंदरवन के नाम पे ही सुंदरी ट्री आया है। और सुंदरी ट्री कहाँ मिलता है? तो सबसे ज़्यादा सुंदरवन में क्या है? मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो ये है आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुंदरी इज द डोमिनेंट ट्री स्पीसीज इन द सुंदरबन वेस्ट बंगाल विच आर दी मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ये वन ज्वार भाटा के क्षेत्रों में होते हैं और खारे पानी को सहन कर सकते हैं। साल्टी वाटर में भी हो सकते हैं ये मैनग्रोव्स के जो सुंदरी ट्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन आफ्टर इंडिया। तो भारत के बाद किस देश में हिंदू जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये कंट्रीज आपके सामने है, तो बताना है भाई। तो नेपाल में सबसे ज़्यादा है जो हिंदू पॉपुलेशन है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेपाल इज़ द ओनली हिंदू नेशन वेयर हिंदूइज्म इज़ प्रैक्टिस्ड अराउंड 80% ऑफ द पॉपुलेशन। नेपाल में हिंदू धर्म को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है और यहाँ की संस्कृति भारत में काफ़ी मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, थ्रो विच रूट इज़ द मेजोरिटी ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड कैरिड आउट। तो भारत का जो अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड है वो किसके माध्यम से होता है, ये आपको बताना है भाई। तो रेलवे जहाँ जहाँ पे वहाँ पे काट दो, इंटरनेशनल ट्रेड में रेलवे का ज़्यादा वो होता नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गया हमारा और सी वाला ऑप्शन गया। सी एंड एयर और सी एंड रेलवे, रेलवे यहाँ पे भी है, इसे भी काट दो। तो रेलवे रेलवे देख के काट दो, क्योंकि भाई इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, वो ओवरऑल इंडिया की इंटरनल बात नहीं हो रही। ठीक है। तो ये सी एंड एयर है, ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की है नहीं ज़रूरत, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सब कुछ पता होनी चाहिए वर्ड टू वर्ड, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने कॉमन सेंस लगाई और क्वेश्चन हमारा सही चला जाएगा। रेलवे को काट दिया क्योंकि इंटरनेशनल की बात हो रही है ना, कीवर्ड पकड़ो, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है यहाँ पे। तो रेलवे थोड़ी ना इंटरनेशनल ट्रेड में जो जाएगी एक देश से दूसरे देश से, तो भाई कैसे जा सकती है समुद्र को पार करके, हमें यूरोप जाना हो फिर। ठीक है। तो यहाँ पे सी और एयर से ही सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। तो 90% ओवर इंडियाज ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वॉल्यूम इज कैरिड आउट विया सी रूट्स। एयर कार्गो का उपयोग मूल्यवान और त्वरित माल के लिए किया जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया आर नोन एज। तो ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो विली विली के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, बाकी हरिकेन्स यूएसए में, साइक्लोन और टाइफून, टाइफून चाइना, जापान वगैरह में बोलते हैं। साइक्लोन इंडिया के आसपास की जो कंट्री हैं वो साइक्लोन बोलती हैं। ठीक है। तो विली विली इज इन ऑस्ट्रेलिया, लोकल नेम फॉर द साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलियन रीजन। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, द गंडक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। थोड़ी देर पहले भी आया था ये क्वेश्चन, बट दूसरे तरीके से पूछा था एग्जामिनर में। अब देख लो एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता रहता है वो, अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, क्वेश्चन वही होता है, कॉन्टेक्स्ट वही होता है सेम। तो इसका जो आंसर है, ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर की है, जो गंडक ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की है? तो यमुना की नहीं है,
कावेरी की भी नहीं है और ब्रह्मपुत्र नदी की भी नहीं है, तो ये गंगा रिवर की है। आ, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं भाई, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो गंडक ओरिजिनेट इन नेपाल एंड जॉइंस गंगा नियर द पटना, बिहार में ये मिलती है। यह गंडक घाटी परियोजना के अंतर्गत सिंचाई और बिजली उत्पादन में सहायक है। बस इतना याद रखना है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है गंडक और निकलती कहाँ से, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट डिस्प्लेज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी, ये आपको बताना है। तो बताइए आप किस एरिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी। तो भाई महाराष्ट्र एरिया में ही सबसे ज़्यादा होगी, महाराष्ट्र स्टेट में। तो बताना है आपको। तो ठाणे में का जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ठाणे महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमॉन्ग डिस्ट्रिक्ट्स एज पर सेंसस 2011 2011 के अनुसार। तो मुंबई महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा है, इसमें उच्च शहरीकरण है, तो ठाणे आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी तटीय बंदरगाह है, ये आपको बताना है ईस्टर्न कोस्ट पे। तो देखिए, मुंबई पोर्ट ये इधर पड़ेगा, मारमगांव गोवा में, न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटका में, मारमगांव गोवा में, मुंबई मुंबई में, चेन्नई पोर्ट ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है भाई, ये तमिलनाडु में ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये एलिमिनेट, मुंबई वाला तो वैसे ही एलिमिनेट कर लेंगे भाई, ये इधर होगा, वेस्ट में होगा। मारमगांव अगर आपने पढ़े हैं मेजर पोर्ट्स, तो इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि मारमगांव है गोवा में। और न्यू मंगलोर की बात करें तो न्यू मंगलोर पोर्ट है कर्नाटका में। तो ये वेस्टर्न पोर्ट है भाई, और ईस्टर्न में यही आ गया, एक ही ऑप्शन बचा, चेन्नई तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चेन्नई इज़ द मेजर पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ हिमालय। तो मुंबई, मारमगांव और न्यू मंगलोर ये पश्चिम तट पर स्थित है, मतलब कि वेस्टर्न, और ये है ईस्टर्न। इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई अपना 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं आपस में नहीं मिलती हैं, तो ये आपको बताना है। तो भूटान और आसाम की मिलती हैं, तो ये भी हमारा जो है ऑप्शन एलिमिनेट। भूटान और वेस्ट बंगाल इसकी भी मिलती हैं, ये भी एलिमिनेट। भूटान और अरुणाचल प्रदेश भाई बिल्कुल मिलती हैं, भूटान और अरुणाचल प्रदेश की, भूटान और मेघालय की नहीं मिलती हैं। ठीक है, इसके ऊपर आसाम आ जाता है भाई, तो नहीं मिलने देता है। तो भूटान और मेघालय दो ऐसे स्टेट हैं जिनकी आपस में जो है, भूटान तो कंट्री है, मेघालय स्टेट है इंडिया का, तो ठीक है, इनकी आपस में सीमाएं नहीं मिलती हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, भूटान एंड मेघालय। भूटान शेयर्स इज बॉर्डर विद सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, बट किससे शेयर नहीं करता, मेघालय से शेयर नहीं करता है। तो आपको पता होने चाहिए स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के कि किससे शेयर करते हैं बाउंड्री, किससे शेयर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपको बताना है भाई। ट्राई करिए इसका आंसर फटाफट। तो ये है भाई आपका मध्य प्रदेश, जो कि दालों का सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर है। हरियाणा और पंजाब तो देखिए वीट में सबसे आगे रहते हैं, वीट और राइस में। ठीक है, बिहार में वीट और बिहार में राइस। ठीक है, मखाना बोर्ड भी बना है जो कि बिहार में, ये भी ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। एमपी अकाउंट्स 25% ऑफ इंडियाज टोटल पल्सेस प्रोडक्शन। अरहर, उड़द, मूंग आदि दालें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर लर्नर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन सा है इनमें से, जो आपके दे रखे हैं, मेजर की बात कर रहा है, ये माइनर की बात नहीं कर रहा, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में कौन सा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, छोटा नागपुर रीजन है जो आपका मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में आता है। ठीक है, रिच इन मिनरल्स एंड हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, कोल, पावर प्लांट्स इसमें काफ़ी हैं भाई, जो है आपका छोटा नागपुर झारखंड में। ठीक है, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, जो छोटा नागपुर रीजन है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट्स में फैला हुआ है। बाकी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आपको पता होना चाहिए, 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं 8। उन आठों के बारे में आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। ठीक है डियर लर्नर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एज ऑफ 2021 विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन विद एन एरिया अबाउट 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो 2021 तक लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है, ये आपको बताना है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए भाई इसके बारे में। तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन एरिया है वो किस
रिवर का है, तो वो है आपकी अमेजन रिवर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट रिवर ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड। तो अमेजन जो बेसिन है वो साउथ अमेरिका की रिवर है, ये आपको पता होना चाहिए। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी वर्षा वन प्रणाली है। एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं इसमें, फॉरेस्ट एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देखिए भाई आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आपके जो है स्कोर कितना आया है। 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर आपके 45 प्लस क्वेश्चन सही गए हैं तो आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में। अगर आपके 45 से कम है तो भैया आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैपिंग वैपिंग अच्छी कर लीजिए, रिवर वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिए। जिस टीचर का मैंने नाम बताया वो अच्छा है, और एक बार उनसे पढ़ के देखिए आप, ठीक है। यूट्यूब पे उनके जो लेक्चर्स हैं वो फ्री पढ़े हैं। तो जो आपके काम की चीज़ें होंगी भाई आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे। आपको ऐसे नहीं है कि आपको भटकाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। और हमारा काम है PYQ, तो हम PYQ कर रहे हैं। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी नेक्स्ट क्लास कल आएगी, और इसका पहला पार्ट था। ओवरऑल 100 क्वेश्चन के करीब पूछे गए थे ज्योग्राफी के, तो 100 के 100 करा दूंगा। इससे के अलावा जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन हुए पड़े हैं, वो नहीं देखें तो वो भी देख लें आप। हिस्ट्री के जो है 2 लेक्चर्स आए हैं हिस्ट्री के, आई थिंक 120 या 105 के 120 110 या 120 के करीब हैं क्वेश्चन उसके, ठीक है। बाकी 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है PYQ की, SSC के जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उसे भी देख लें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्लास कैसी लगी इसको आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अपना स्कोर बताना है, कितने क्वेश्चन सही गए हैं वो बताना है। और क्लास का जो है टाइमिंग सही है भाई, ये भी आपको बताना है कि क्लास थोड़ी और लंबी चाहिए या फिर कम चाहिए, कितने क्वेश्चंस चाहिए। अपने सजेशंस अगर आपको देने हैं तो दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शन भाई, खाली है बिल्कुल, भर दें आप उसे, बताएं अपने सजेशन से। और आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कल मैं PDF अपलोड कर दूंगा इस क्लास की, ठीक है। बाकी अपना प्यार दीजिए। और देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, और ये आप लोगों के लिए की जा रही है सारी। आप इसका फ़ायदा उठाइए। आप बुक्स खरीदेंगे, बहुत बहुत सारी बुक्स खरीद के रख लेंगे, अरे भाई यहाँ से एक बार रिवाइज कर लीजिए और अपने PDF से पढ़ लीजिए, बस बात ख़त्म। PYQ ऐसे ही रिवीजन होता है भाई। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको है तो गूगल है आपके पास, सर्च करिए फटाफट, स्मार्ट वर्क लगाइए भाई। ऐसे बुक्स इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा। एक बुक को 5 बार पढ़ लो, वो ज़्यादा सही है। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो अपने पास रख लें। एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आ जाऊँगा मैं, ठीक है। SSC CGL के लिए या फिर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप में, सब में एक ही कॉमन चीज़ होती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कम पढ़ना, लेकिन उसी चीज़ को, मीन्स मेरा कहने का मतलब कम पढ़ना का क्या है कि एक सब्जेक्ट के लिए 5 बुक नहीं पढ़नी है। एक सब्जेक्ट के लिए आपको खुद के नोट्स बना लें, या आपने किसी कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से कोचिंग लिया तो कोचिंग से पढ़ लें। जहाँ जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं वो पढ़ लें, और उसमें ही ऐड ऑन करते रहें अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। इसके अलावा देखिए RRBI जो NTPC की जो है ना आंसर की आ गई है, तो अब उसके जितने भी क्वेश्चन थे सब्जेक्ट वाइज मैं सब ले आऊँगा। इवन मिक्स क्वेश्चन भी ले आऊँगा मैं। जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके RRBI NTPC में सारे कर लेंगे हम, GK GS के, ठीक है। क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, CGL के लिए और CHSL के लिए, MTS के लिए, जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, या दूसरा कोई और एग्ज़ाम आ रहा है RRB का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो मैं करा दूंगा उन्हें अभी के अभी, ठीक है। तो चलिए भाई डियर लर्नर्स, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ओके।